सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो तेजी के ओपनिंग के संकेत यहां से निकल कर आ रहे हैं। करीब 80 अंकों की तेजी के साथ 24,850 के आसपास गिफ्ट निफ्टी कारोबार करता हुआ। कल निफ्टी हल्की सी गिरावट के साथ बंद हुआ था, हालांकि बैंक निफ्टी हरे निशान में बंद हुआ था, लेकिन आज एशियाई बाजारों से संकेत मिले जुले और गिफ्ट निफ्टी भी 80 अंकों की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ। लेकिन ग्लोबल बाजारों से कई संकेत है और पूरी डिटेल्स के साथ अब हमारे साथ अभिषेक जुट चुके हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। इलॉन मस्क ने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी से इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने भी ऐसा कहा है कि वो अपील करेंगे और ट्रेड कोर्ट से भी टैरिफ को लेकर बड़ा बयान निकल कर आया है, जिसके चलते अमेरिकी फ्यूचर्स में आज सुबह तेजी दिखी है। आशीषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, हाँ, आज की सुबह की हाईलाइट यही है और हेडलाइन भी यही है कि फेडरल कोर्ट ने अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था बैक टू बैक दुनिया के तमाम देशों के खिलाफ, उसको खारिज कर दिया है। ये आज के दुनिया के तमाम देशों की ये हेडलाइन है और आज हम देख रहे हैं कि उसी के चलते यूएस फ्यूचर्स को आप देखिए, ज़्यादा आपके काम की चीज़ है। वहाँ पर 500 अंकों के आसपास का उछाल है डाउ में, और S&P फ्यूचर की बात करें तो वहाँ पर भी 400 अंकों के आसपास की तेज़ी है। दरअसल 5 ऐसी कंपनियों ने अमेरिका में जो इंपोर्ट पर रिलाई करती हैं अपने कारोबार के लिए, उन्होंने टैरिफ के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दायर किया था और 3 जजों के पैनल ने सुनवाई इस पर की और इस फैसले को अवैध बताया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया है ट्रंप के फैसले को। कोर्ट ने यह भी कहा है कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के तहत जो फैसले प्रेसिडेंट को मिले होते हैं, ट्रंप ने उससे कहीं ज्यादा आगे जाकर फैसले लिए हैं और टैरिफ का ऐलान किया है और इसके चलते इकोनॉमी में दिक्कतें आई हैं, इसके चलते महंगाई के बढ़ने का भी खतरा पैदा हुआ है। तो ये एक निश्चित तौर पर सरकार के लिए, ट्रंप प्रशासन के लिए बड़ा झटका, जो बैक टू बैक मनमाने ढंग से फैसले ले रहे थे और अब्रप्टली बहुत सारे डिसीजन उन्होंने ऐसे लिए जिन्होंने अमेरिका की इकोनॉमी को ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। ट्रंप के जो की एलाइज थे, जैसे कि इलॉन मस्क हुए, बाकी और भी कई सारे लोग हैं, वो भी धीरे धीरे ऐसा लगा कि ट्रंप का साथ छोड़ रहे हैं। और जैसा कि आप बता रही हैं कि डॉजी से निकलने का उन्होंने फैसला किया है इलॉन मस्क ने, उसके चीफ बनाए गए थे। ये ऐसा डिपार्टमेंट था जिसका काम था कि अमेरिका में किस तरह से खर्चों को नियंत्रित किया जाए, अलग अलग विभाग जो हैं कैसे उनके खर्चे घटाए जाएं। तो ये उनको काम सौंपा गया था, लेकिन धीरे धीरे असंतोष पैदा हो रहा है और ये साफ तौर पर दिख रहा है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि होना यह चाहिए कि जब आप कोई भी इस तरह का टैरिफ का डिसीजन लेते हैं तो आप कांग्रेस की मंजूरी लीजिए, लेकिन ट्रंप ने कांग्रेस की मंजूरी नहीं ली और इसको पूरी तरह से नेशनल इकोनॉमिक इमरजेंसी बताते हुए ये डिसीजन लिया था टैरिफ का। होना यह था कि कोर्ट ने यह फैसला सुनाया, ट्रंप प्रशासन ने स्विफ्टली इस पर एक्ट किया और इस फैसले को कोर्ट में चैलेंज करने का डिसीजन लिया है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता हैं कुश देसाई, उन्होंने कहा है कि बाकी देशों ने जो अनफेयर रेसिप्रोकल टैरिफ जो लगाए हुए हैं उससे अमेरिकन कम्युनिटीज को काफी नुकसान हो रहा है, यहाँ के वर्कर्स को काफी नुकसान हो रहा है, यहाँ का जो इंडस्ट्रियल बेस है वो काफी नुकसान का सामना कर रहा है। और ये कोर्ट नहीं डिसाइड करेगा कि मतलब जो अनइलेक्टेड जज हैं, जो अनिर्वाचित जज हैं, वो डिसाइड नहीं करेंगे कि नेशनल इमरजेंसी की स्थिति में कैसे निपटा जाए। तो इस डिसीजन को उन्होंने चैलेंज करने का फैसला किया है और इसके चलते हम देख रहे हैं कि डाउ फ्यूचर में, नैस्डैक फ्यूचर में शानदार तेजी पर इस वक्त कारोबार हो रहा है। आगे क्या होगा, क्या टैरिफ लागू होगा, नहीं होगा, या फिलहाल के लिए ये मामला स्टेटस को बना रहेगा क्योंकि उसको चैलेंज किया गया उस डिसीजन को, इस पर आगे थोड़ी सफाई जरूर आएगी। एक दो चीजें और हुई है अमेरिका में जिस पर ध्यान रखने की जरूरत है। बाजार बंद होने के बाद कल एनवीडिया के नतीजे आए और नतीजे अच्छे आए हैं। हमने देखा कि मुनाफे के फ्रंट पर या फिर आय के फ्रंट पर, दोनों फ्रंट पर कंपनी ने नतीजे अच्छे पेश किए हैं और इसके चलते हमने शेयर में आफ्टर मार्केट में करीब 5% का उछाल दिखा। तो आज स्पेशली टेक्नोलॉजी शेयरों के लिए ये आज का दिन अच्छा है। अगर हम इस हफ्ते की बात करें तो डाउ जोन्स में करीब 1.25% के आसपास की तेजी रही है, S&P 500 में 1.5% के आसपास की तेजी, नैस्डैक जो कि टेक्नोलॉजी के वेटेज वाला इंडेक्स है वहां पर 2% के आसपास का उछाल रहा है और आज संकेत अच्छे हैं हमारे टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के लिए। बाकी अगर हम दुनिया भर के बाजारों की अगर बात करें तो आज आप देखेंगे कि एशियाई बाजारों में भी बढ़त के साथ ही शुरुआत हुई है। जापान जो कि टैरिफ से काफ़ी हिट होने वाला था, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है जापान की, वहाँ पर 550 अंकों के आसपास का उछाल हम निकेई में देख रहे हैं।
हांगकांग में और चाइना के बाजार में हल्की सी तेजी पर कारोबार है, लेकिन कोरिया के बाजार में 1% के आसपास की मजबूती पर इस वक्त कारोबार हो रहा है। सोना भी एक रेंज में है। क्रूड की बात करें तो थोड़ा सा स्पाइक आया है। डिसीजन लिया जाना है ऑयल आउटपुट बढ़ाने को लेकर जुलाई से, वो आगे होगा। फिलहाल वो होल्ड पर रखा गया है। ओपेक प्लस देशों की कल मिनिस्ट्रियल लेवल की बैठक हुई है और $65.5 के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव है, तो वो ज्यादा परिवर्तन नहीं है। लेकिन ये चीज निश्चित तौर पर सेंटिमेंट के लिहाज से इसका असर कितना होगा, ये एक्सपर्ट से बातचीत करके समझने की कोशिश करेंगे कि कोर्ट के फैसले को किस तरह से देखा जाए। इस पर हम आगे बातचीत करेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर फौरी राहत पूरे दुनिया भर के बाजारों के लिए जरूर है और उसी पर आज भारतीय बाजार पे रिएक्शन देने का काम कर रहे हैं। एक अच्छा ट्रिगर भारतीय बाजार के लिए भी है कि कल कैश मार्केट में ठीक ठाक एफआईज की बाइंग का आंकड़ा है। हालांकि कल ब्लॉक डील हुई है तो उसमें उसका पोर्शन भी होगा, लेकिन आंकड़े फिलहाल ये है कि 4 दिन से लगातार कैश में बाइंग हो रही है एफआईज की तरफ से। बिल्कुल, तो ग्लोबल बाजारों से पॉजिटिव संकेत और इस पर क्या कुछ निकल कर आता है ड्यूरिंग द डे हम एक्सपर्ट से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी के लिए गिफ्ट निफ्टी 80 अंकों की तेजी के साथ 25,000 के पास कारोबार करता हुआ 24,900 के पास। लेकिन इसके अलावा एफआईआईज और डीआईआईज ने कल के सत्र में खरीदारी की थी। एफआईआईज के आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने करीब 4,660 करोड़ के शेयर्स खरीदे। वही डीआईआईज ने भी करीब 8,000 करोड़ के शेयर्स कल कैश मार्केट में भारतीय बाजारों में खरीदे। इंडेक्स फ्यूचर्स में 2100 करोड़ की बिकवाली दिखी। इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 1 लाख करोड़ की बिकवाली दिखी। स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 4,000 करोड़ की बिकवाली। वही स्टॉक ऑप्शंस यहां पर भी करीब 3,700 करोड़ की बिकवाली कल के सत्र में दिखी थी। तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में बिकवाली का ट्रेंड कल के सत्र में नजर आया। हालांकि कैश मार्केट में डीआईआईज और एफआईआईज ने कल के सत्र में खरीदारी की थी। याद रखें, कोई भी स्टॉक आज के सत्र में एफएनओ बैन में नहीं रहेगा। कल कुछ स्टॉक्स थे, उसके पहले करीब 5-6 स्टॉक्स थे, सभी स्टॉक्स को अब एफएनओ बैन से निकाल दिया गया है, तो आज कोई भी स्टॉक एफएनओ बैन में नहीं रहेगा। लेकिन इसके अलावा कल के सत्र की बात करें तो याद रखें, निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुआ था। करीब 70 अंकों की गिरावट के साथ 24,750 के लेवल्स के आसपास निफ्टी बंद होता हुआ नजर आया था। आज करीब 80 अंकों की तेजी के साथ 24,840 के आसपास अब गिफ्ट निफ्टी कारोबार करता हुआ। इसके अलावा निफ्टी बैंक की बात करें तो यहां पर कल आउट परफॉर्मेंस दिखा था। हरे निशान में निफ्टी बैंक बंद हुआ करीब 60 अंकों की तेजी के साथ 55,400 के पार। लेकिन आज के सत्र के लिए किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से होंगे, ये बताने के लिए अब हमारे साथ सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन जुड़ चुके हैं। नीलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। नीलेश, आपसे पूछना चाहूंगी, क्या राय होगी आपकी इंडेक्स लेवल पर? निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल डाइवर्जेंस लिखा, लेकिन आज पॉजिटिव खबर टैरिफ वॉर फ्रंट पर, गिफ्ट निफ्टी से भी पॉजिटिव ओपनिंग के संकेत। तो किस तरह की रणनीति ट्रेडिंग के लिहाज से बनानी चाहिए? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। बिल्कुल, देखिए आज हिसाब से गिफ्ट निफ्टी एंड ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव टेरिटरी में ओपन होने के इंडिकेशन दे रहे हैं। तो उस हिसाब से निफ्टी ऐसा लग रहा है कि आज इनफैक्ट मंथली एफएनओ की एक्सपायरी भी होने वाली है, तो आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट होगा और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वॉलेटाइल भी होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर गैप अप होता है तो हो सकता है उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिले। जो ब्रॉडर रेंज एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो है 24,600 से 24,900 की। ये 300 पॉइंट की रेंज हो सकती है जिसके बीच हम निफ्टी को एक्सपायर होते हुए देख सकते हैं, क्योंकि लगातार हमने ऊपरी स्तर पर कॉल राइटिंग भी देखी है और पुट राइटिंग 24,500 24,600 की स्ट्राइक में देखने को मिल रही है। तो इस रेंज को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करने की सलाह होगी और अगर फ्लैटिश ओपनिंग या फिर नीचे ओपन होते हैं तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है लॉन्ग साइड में ट्रेड लेने के लिए। ठीक है, और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कोई होंगे आज के सत्र के लिए नीलेश? बिल्कुल, देखिए खरीदारी पर फोकस है। 2 रिकमेंडेशन होगी खरीदारी के लिए। सबसे पहले भारतीय एयरटेल, कल काफी अच्छा रिवर्सल हमने इस पर्टिकुलर काउंटर में देखा था, तो इस पर्टिकुलर स्टॉक को लॉन्ग करके चल सकते हैं 8,721 के स्टॉप लॉस से 1910 के टारगेट के लिए। उसके अलावा पीएसयू बैंकिंग स्पेस में लगातार पिछले कुछ दिनों से एक एक्शन देखने को मिल रहा है, तो इस स्पेस में एसबीआई इस पर्टिकुलर काउंटर को लॉन्ग करने की सलाह होगी 815 के टारगेट के लिए। 785 का स्टॉप लॉस रखना होगा। ठीक है, तो एसबीआई पर खरीदारी की राय 785 के स्टॉप लॉस के साथ
115 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। तो SBI इस स्टॉक पर खरीदारी की राय, और इसके अलावा भारतीय एयरटेल यहां पर भी खरीदारी की राय आती हुई 1821 के स्टॉप लॉस के साथ 1910 तक के लेवल्स यहां पर नजर आ सकते हैं। तो भारतीय एयरटेल और SBI दोनों स्टॉक्स पर खरीदारी की राय। नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज हमारे साथ ET नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। लेकिन एक छोटे हैं, कई सारे नतीजे कल मार्केट आवर्स के बाद आए, ब्रॉडर मार्केट से किस तरह के नतीजे रहे ये बताने के लिए अब हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। शरद, गुड मॉर्निंग। बताएं किस तरह के नतीजे रहे ब्रॉडर मार्केट से और स्टॉक्स किस तरह से रिएक्ट करते हुए नजर आ सकते हैं? गुड मॉर्निंग आशीषा। ब्रॉडर मार्केट्स में नतीजे इस बार अच्छे ज़्यादा देखने मिल रहे हैं और अच्छे जो अच्छे नंबर्स हैं आपको सारे सेगमेंट्स में देखने मिल रहे हैं। इनलाइन और मिक्स सेट ऑफ नंबर्स भी ज़्यादा है, पर वीक उतना ज़्यादा मुझे दिखा नहीं है इस बार। अर्निंग स्प्लिट एक बार डायरेक्टर साहब लेके आते हैं स्क्रीन पे, आपको पूरा इंफॉर्मेशन रिसर्च जो है 2-3 घंटे का चीज़ आपको 30 सेकंड में दिखने मिल जाएगा। अच्छे नतीजे में देखें तो सेल, दीपक नाइट्रेट, LG इक्विपमेंट्स और जो है अवंती फीड्स है। और अनुमान के मुताबिक या मिले जुले की बात करें तो यहाँ पे नैटको फार्मा, TVS सप्लाई, हाइडेलबर्ग सीमेंट, HOAC जैसे स्टॉक से कमज़ोर नतीजे। मिश्र धातु, बाटा इंडिया, कमिंस इंडिया और पॉलीप्लेक्स जैसे कंपनीज पे भी नज़र रखिएगा। और बिरला सॉफ्ट है IT स्पेस से, जहाँ पे आपको वीकर सेट ऑफ नंबर्स मिलेगा। तो ये पूरा स्नैपशॉट है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ऑफकोर्स फ्रेंड्स को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। लेकिन चलिए अब थोड़ा डिटेल में जाते हैं कि यहाँ पे कौन से स्टैंड आउट अर्निंग्स रहे हैं जिस पे हमारी नज़र रहेगी। नैटको फार्मा लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स है, और लेकिन फार्मा स्पेस में मोमेंटम अच्छी बाइंग की आ रही है, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स स्टॉक में पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है। हाइडेलबर्ग सीमेंट, यहाँ पे ऑफ कोर्स सीमेंट कंपनीज के जो अर्निंग्स थे उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था इस क्वार्टर में, प्राइसिंग पावर में भी इश्यू, और आगे जाते हुए भी शॉर्ट्स बिल्डअप बहुत हो रही है सीमेंट कंपनीज में। जिस तरह अराइवल हो रहा है मानसून का, वो भी कह सकते समय के पहले। अवंती फीड्स बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं, और पिछले 2 महीने से मैंने जो एक्सपोर्ट्स डेटा भी चेक किया US में, यहाँ पे भारतीय प्लेयर्स को जो है फ़ायदा मिल रहा है। तो ऑफकोर्स सेक्टर में भी मोमेंटम है, और स्टॉक जो इसका लीडर है इन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। दीपक नाइट्रेट, यहाँ पे फर्टिलाइजर पैक में जो अच्छी मोमेंटम आई है, सिक्वेंशली बहुत अच्छा नंबर्स आया है, प्राइसिंग में भी स्ट्रेंथ आई है, और ऑफकोर्स मानसून का भी ये प्ले है। मिश्र धातु निगम की बात करें तो यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स है, खास करके मार्जिन कॉस्ट कट इनिशिएटिव्स के कारण अच्छा बम्प अप आया है। बाटा इंडिया कंजम्पशन का भी प्ले है, बट इस बार भी है लगातार 3 से 4 क्वार्टर जो है वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। करंटली रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस में है उनके ओवरऑल बिजनेस नेटवर्क में। LG इक्विपमेंट स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आया है, और इंटरेस्टिंगली IIP डेटा भी बात करें अशेषा, तो यहाँ पे जो है कैपिटल गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग में अच्छी मोमेंटम आई है, तो ऑफकोर्स उस पर भी नज़र रखिएगा। और ऑफकोर्स आखिरी कंपनी SME स्पेस से है पार्टी क्रूजर्स, यहाँ पे लेकिन FY25 के रिजल्ट से उसको हम कंपेयर कर रहे हैं FY24 के साथ। शानदार नतीजे देखने मिले, रेवेन्यू 81% का ग्रोथ आया, पैट की बात करें तो 33% का, EBITDA में भी 100% का जंप, और मार्जिन्स भी देखिए तो 48% से बढ़ के 53% हो गया है। EPS में भी जो है आप कह सकते हैं एक अच्छी ग्रोथ आई है। लेकिन देखिए अर्निंग्स का एक जो प्लेट है वो आपको सामने फिर से हम आपके लिए रिवाइज कर रहे हैं। आशीषा, बिल्कुल, तो कई सारे स्टॉक्स जो नतीजों के दम पर आज फोकस में रहेंगे, लेकिन शरद, नतीजों के अलावा कई कुछ खबरें भी निकल कर आई है, स्पेशली मैनेजमेंट में बदलाव हुए हैं इंडसइंड बैंक को लेकर एक बड़ी खबर, तो बताएं क्या कुछ डिटेल्स है आपके पास? बिल्कुल आशीषा, इंडसइंड बैंक के जो प्रॉब्लम से बढ़ते ही जा रहे हैं, बट इंटरेस्टिंगली क्या होता है कि जब भी कोई नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आता है अब्जॉर्प्शन बहुत स्ट्रॉन्ग आ जाती है स्टॉक में, वो थोड़ा सा वियर्ड लगता है, बट ऑफकोर्स इंस्टीट्यूशंस की ये बात है। लेकिन बात करें तो इंडसइंड बैंक ने, सेबी ने बैन कर दिया है इंडसइंड के एक्स CEO और 4 बाकी और सारे टॉप मैनेजमेंट के लोगों को, जहाँ पे बाइंग सेलिंग शेयर्स जो है वो नहीं करेंगे। ऑफकोर्स ये जो डेवलपमेंट आ रही है, ये जो है इनसाइडर ट्रेड को लेके भी जो है एक खुलासा हुआ है, जिसमें एक्स CEO सुमन कटपलिया ने ऑलरेडी इन्फॉर्म किया था एज अ मेल, जहाँ पे डेरिवेटिव अकाउंटिंग को लेकर इशू था। और इस बार अर्निंग्स की भी बात करें इंडसइंड बैंक में तो बहुत कमज़ोर अर्निंग्स देखने मिले थे, एडजस्टमेंट्स हुए थे, और स्टॉक में भी जो है गिरावट देखने मिला था। लेकिन ऑफकोर्स ब्रोकरेजेस ने भी कुछ डाउनग्रेड किया था। प्रेस्टीज एस्टेट्स रियल्टी स्पेस से भी खबर है, यहाँ पे 3 लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स जो है वो डिलीवर कर रहे हैं। मुंबई में 800 यूनिट का है और लगभग 28 लाख स्क्वायर फीट का ये एरिया है, तो उसकी कंप्लीशन हो गई है, तो इस पर भी नज़र रखिएगा। राइट्स की बात करें तो MOU साइन किया है श्री सीमेंट के साथ, और श्री सीमेंट के साथ जो है वो डेवलप करेंगे रेल इंफ्रा और अलाइड सर्विसेज, तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग पॉइंट रहेगा। LTI माइंट्री, इनकी भी एक्सपेंशन चल रही है आरामको डिजिटल के साथ, जहाँ पे वो नेक्स्ट जेन IT सर्विसेज जो है सऊदी अरेबिया में फॉर्म करने वाले। और अदानी एनर्जी की बात करें तो 31 मई को बोर्ड मीटिंग होगी, जहाँ पे फंड रेज का जो है कंसिडरेशन ऑफ कोर्स किया जाएगा। तो ये अहम
आप कह सकते हैं स्टॉक्स इन न्यूज़ है जिस पे आपकी नज़र होनी चाहिए। एंड ऑफ कोर्स आज निफ्टी का एक्सपायरी का दिन है तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी बाजार में ज़रूर बनी रहेगी। लेकिन आशीषा, अब अर्निंग सीजन का शायद आज आखिरी है, बजाज ऑटो 49 स्टॉक रहेगा निफ्टी का, और कल तक जो है सारे कंपनीज जो है निफ्टी के अपने अर्निंग्स भी दे देंगे, तो फ्रेश न्यूज़ फ्लोज रहेगा। अर्निंग सीजन नहीं रहेगा तो थोड़ी सी रिलीफ एनालिस्ट को ज़रूर होगी, बट आज के लिए बस इतना ही है। बिल्कुल, तो कई सारे स्टॉक्स खबरों के दम पर फोकस में रहेंगे। अर्निंग्स प्लेट आपके स्क्रीन पर, जहां पर नतीजे अनुमान से बेहतर रहे, अनुमान के मुताबिक और अनुमान के कमजोर, इस लिस्ट को आप याद रख सकते हैं और इसके बेसिस पर स्टॉक्स में रिएक्शन आज के सत्र में नजर आ सकता है। शरद, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं, कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं। आज बड़ी खबर निकल कर आई ट्रेड वॉर को लेकर, जहां पर अमेरिका के कोर्ट ने कहा कि अवैध होगा जो टैरिफ लगाए गए थे डोनाल्ड ट्रंप ने कई सारे देशों पर, और इसके चलते कच्चे तेल में फिर एक बार तेजी दिखी है। करीब $65 पर बैरल के आसपास कच्चा तेल कारोबार करता हुआ। वहीं सोने की बात करें तो यहां पर गिरावट दिखी है। सेफ हेवन डिमांड कम होती हुई नजर आई, जिसके चलते $3250 पर आउंस के आसपास सोना कारोबार करता हुआ। तो कमोडिटी मार्केट में काफी एक्शन दिखेगा सुबह सुबह जो अमेरिका से न्यूज निकल कर आई है उसके चलते। और आज के सत्र में ट्रेडिंग के लिहाज से किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ ट्रेडबुल सिक्योरिटीज के भाविक पटेल जुड़ चुके हैं। भाविक सर, गुड मॉर्निंग और शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। सबसे पहले सोने और चांदी की ही बात करते हैं। ट्रेडिंग के लिहाज से कौन से लेवल्स पर हमें नजर रखनी चाहिए यहाँ पर? गुड मॉर्निंग आशीष जी। देखिए, आई थिंक दो न्यूज हैं जो थोड़ी गोल्ड और सिल्वर के लिए नेगेटिव है। एक तो कल जो फेड की मिनट्स पब्लिश हुई उसमें भी फेड के न्यूज ने बोला है कि अभी भी इकोनॉमी स्ट्रांग है तो कोई इंटरफेरेंस करने की जरूरत नहीं है। और जैसे आज सुबह हमने देखा कि यूएस ट्रेड कोर्ट जो है उन्होंने ट्रम्प के टैरिफ पे ब्लॉक किया है, तो आई थिंक ये भी एक नेगेटिव न्यूज रहेगी। तो दोनों सोने और चांदी को बेच के ही चलना चाहिए। यहाँ पे सोने अगस्त कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 96,000 बेच के चल सकते हैं 95,600 के टारगेट के लिए। वहाँ पे चांदी भी 97,300 के करीब बेच सकते हैं 96,500 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 97,700 का। चांदी पर बिकवाली की राय 96,500 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। लेकिन सोने और चांदी के अलावा कच्चे तेल और नेचुरल गैस, यहाँ पर भाविक सर आपका किस तरह का नजरिया होगा? देखिए, जैसे आपने बताया ये जो कोर्ट ने ब्लॉक किया टैरिफ, तो उसकी वजह से कच्चे तेल है जो उसमें थोड़ी पॉजिटिव न्यूज रहेगी। तो आज के दिन मुझे लग रहा है कि कच्चे तेल में तेजी करके चल सकते हैं, जहाँ पे 5260 के करीब लॉन्ग कर सकते हैं 5350 के टारगेट में। और वहाँ पे नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस में अभी भी डिमांड जो है वो थोड़ी वीक है, जिसकी वजह से दबाव दिख रहा है। तो नेचुरल गैस में बेच के चल सकते हैं 1312 के करीब 300 के टारगेट के लिए, सॉरी, और स्टॉप लॉस रहेगा 317 का। नेचुरल गैस पर बिकवाली की राय 317 के स्टॉप लॉस के साथ 300 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। और कच्चे तेल पर भी आपने अपना नजरिया दिया, लेकिन इंडस्ट्रियल मेटल्स, जिंक, लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम, यहाँ पर कोई ट्रेड बनेगा आज? 2-3 दिन से देख रहे हैं कि बेस मेटल्स में एक दबाव में थोड़ा प्रेशर में है, और अगर देखे तो कोई ज्यादा बड़ी रेंज भी नहीं है। आई थिंक क्लियरली सैटरडे को जो चाइना के मार्केट पीएमआई जो आने वाले मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई उसी के ऊपर सारे बेस मेटल्स की नजर आएगी। आज के दिन मुझे लग रहा है थोड़ी जो बिकवाली है वो कंटिन्यू रह सकती है कॉपर में। तो कॉपर में 866 के करीब शॉर्ट कर सकते हैं 857 के टारगेट के लिए, और 870 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, तो कॉपर पर बिकवाली की राय 870 के स्टॉप लॉस के साथ 857 तक के लेवल्स यहां पर नजर आ सकते हैं। भाविक जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज हमारे साथ ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं। आज बजाज ऑटो अपने चौथी तिमाही के नतीजे पेश करेगी। नतीजों का अनुमान बताने के लिए अब हमारे साथ सृष्टि शर्मा जुड़ चुकी है। सृष्टि, बताए किस तरह के नतीजे बजाज ऑटो आज मार्केट आवर्स के बाद पेश कर सकती है? तो बजाज ऑटो नंबर्स की बात करें तो सबसे पहले इनकी वॉल्यूम्स पे नज़र डालते हैं, क्योंकि उसका सीधा असर इनके ओवरऑल आंकड़ों पे पड़ेगा। सबसे पहले जो कुल वॉल्यूम है वो लगभग 3.5% की वहाँ पे हमने बढ़त देखी है। हालांकि तिमाही दर तिमाही एक डिक्लाइन ज़रूर दिखाया है, पर एक्सपोर्ट्स में शानदार प्रदर्शन रहा। 19% का एक्सपोर्ट्स में जंप आते हुए दिखा। साथ ही साथ डोमेस्टिक की इसके सामने बात करें तो 7% की गिरावट इनके ओवरऑल वॉल्यूम्स में रही साल दर साल कंपेरिजन में। अब अगर इनके नंबर्स पे कुछ फैक्टर्स देखें तो यहाँ पर एवरेज सेलिंग
सेलिंग प्राइस जो है थोड़ा सा बढ़ते हुए ज़रूर नज़र आएगा। जो प्रोडक्ट मिक्स है वो थोड़ा बेहतर होते हुए ज़रूर दिखा है और करेंसी डिप्रिसिएशन या करेंसी के मूवमेंट का भी जो है इनको एक फ़ायदा ज़रूर मिलता हुआ दिखेगा बजाज ऑटो के केस में। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो इनकी कुल आय जो है लगभग 11,914 करोड़ रह सकती है, ऐसी हम उम्मीद लगा के चल रहे हैं। EBITDA के फ्रंट पे 2,408 करोड़ हमारी उम्मीद है और मार्जिन्स पे भी नज़र रखिएगा क्योंकि एब्सोल्युटली फ्लैट, चाहे आप तिमाही दर तिमाही देख लीजिए या साल दर साल, 20.2% हम कंपनी के मार्जिन आते हुए देख सकते हैं। और आखिरी में प्रॉफिट फिगर पे 1990 करोड़ हमारी उम्मीद है कि कंपनी अपना मुनाफा दर्ज करनी चाहिए। तो ये तो बात रही नंबर्स के फ्रंट पे, पर इसके अलावा आगे के लिए क्या कंपनी का ग्रोथ आउटलुक है, KTM के रिवाइवल के लिए क्या कुछ उनकी तैयारियां हैं और साथ ही PLI का बेनिफिट अब किस तरीके से दिख रहा है, ये सभी मैनेजमेंट की कमेंट्री पर इनकी डिटेल्स पे हम ध्यान जरूर रखेंगे। बजाज ऑटो के नतीजों और उसके अलावा मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या निकल कर आती है उस पर सबकी नजर रहेगी। सृष्टि, बहुत बहुत शुक्रिया अनुमान के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए।